हिंदुस्तान को कैसे तोड़ा गया। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक सबको पता है, बांग्लादेश को लेकर बांग्लादेश की जनता जल रही है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मारपीट हो रही है, कई लोग वहां पे मर चुके हैं और कई हजार लोग घायल हो चुके हैं। बांग्लादेश में कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है और जिसके पास हथियार है वही कानून बना हुआ है। अपने ही देश को छोड़कर शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ इंडिया आना पड़ा। शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम थी। अगर पीएम ही अपने देश में सुरक्षित नहीं रहेगा तो कौन रहेगा। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को अपने ही देश को छोड़ करके दोबारा इंडिया आना पड़ा। 5 दशक के बाद में पूरे 49 साल पहले जब 1975 के अंदर शेख हसीना के परिवार वालों को और उसके पिता की हत्या कर दी जाती है, तब भी शेख हसीना ने भारत में ही शरण ली थी। लेकिन इस बार भी शेख हसीना को अपना देश छोड़ के भारत में ही आना पड़ा। उस समय 1975 से लेकर 1981 तक शेख हसीना दिल्ली के अंदर रही और फिर वो ढाका लौट चली गई। इतना ही नहीं, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बांग्लादेश के नए पीएम को एक मैसेज करते हैं ट्वीट के साथ, आप खुद देख लीजिए। बात करते हैं अखंड भारत, हिंदुस्तान को कैसे तोड़ा गया। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, म्यांमार, भूटान और तिब्बत, ये सारे देश पहले इंडिया के अंदर हुआ करते थे। इंडिया के इस नक्शे को देखोगे, जो इंडिया के पास वाले सारे देश हैं, इंडिया को जब से छोड़ के गए हैं वो एक भी देश सुखी नहीं है। श्रीलंका पहले से ही कंगाल हो चुका है, पाकिस्तान वहां पे भी यही हालात हैं, बांग्लादेश आप देख ही रहे हो, नेपाल 15 साल के अंदर 10 बार पीएम बदल चुके हैं, वो क्यों भारत से पीछे हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ बांग्लादेश के बारे में। और याद रखिए दोस्तों, मास्टर रियल फैक्ट चैनल सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट के लिए बनाया गया है। अगर आप लोगों के साथ कभी कुछ गलत हुआ है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, अपना मैसेज सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा सकते हैं। बता दे दोस्तों कि जब शेख हसीना ने अपना देश छोड़ा था तो गुस्से भीड़ ने उसके घर पे दावा बोल दिया। सोशल मीडिया के और न्यूज के द्वारा पता चलता है कि कुछ छात्रों ने और जिहादियों ने हिंदुओं के घर जलाना, लूट मार करना, इतना ही नहीं दोस्तों, कई जगहों पे मंदिर भी जला दिए। इस बात से ये पता चलता है कि शेख हसीना के इंडिया आते ही लोगों ने वहां पे दंगे स्टार्ट कर दिए। बेगम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात जैसे कट्टर पार्टी संगठन हावी हो गए। ये वो संगठन हैं जो कट्टर इस्लाम को फॉलो करते हैं। दोस्तों, वो शेख हसीना को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो भारत की सपोर्टर थी। कुछ ऐसे लोग भी हैं शेख हसीना के पीएम पद ना रहने पर जश्न मना रहे हैं, वो भी इंडिया के अंदर, जैसे कि ड्रीम 11 में 2 करोड़ की लॉटरी लग गई हो। शेख हसीना के पीएम इस्तीफे के बाद वहां का नया प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बना हुआ है। उसका कहना है कि बांग्लादेश के लोकतंत्र की शेख हसीना ने हत्या कर दी है। दिलचस्प बात यह है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी 8 अगस्त को ट्वीट करते हुए मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं दी। मोदी जी ने यह कहा था कि उम्मीद करते हैं वहां की स्थिति जल्दी से जल्दी सामान्य हो जाए और हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के हिंदू और अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनकी सुरक्षा की जाए। पीएम मोदी के इस ट्वीट के बाद वहां की जनता मोहम्मद यूनुस के पीछे पड़ गई। लेकिन इस कहानी को एक नए मोड़ पर लेके जाते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है, कहां से बांग्लादेश को फंडिंग की जा रही है। अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, चीन सपोर्ट कर रहा है या पाकिस्तान। अभी जो बांग्लादेश में जो भी चल रहा है उसका रीजन यूएस है। पाकिस्तान तो एक फेस है जिसका नाम से यूज किया गया। लेट मी प्रूव दिस। बात सिर्फ इतनी थी, बच्चों की रिजर्वेशन हटाने की मांग थी, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा। स्टेप डाउन शेख हसीना, इसके नाम के नारे लगते गए। इस्तीफा देने के बाद भी देश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये मुद्दा एंटी गवर्नमेंट और एंटी नेशनल कैसे बन गया। अब ये कहानी सुनकर यही याद आता है कि इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। याद कीजिए, इंडिया के फार्मर्स का भी यही सिमिलर पार्ट था। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि फेस जिसका नाम है नाहिद इस्लाम, ये मात्र सिर्फ 26 साल के हैं। शेख हसीना ने इनको कॉन्फ्रेंस मीटिंग में भी बुलाया, लेकिन ये नहीं जाते हैं। उल्टा ये जवाब देते हैं कि अभी तो हमने लाठी उठाई है, जरूरत पड़ेगी तो हम हथियार भी उठाएंगे। और इसी बात को लेके लोगों को गलत धारणा देके लोगों को बहुत भड़काया और आज जो हालात आप देख ही रहे हैं। नाहिद इस्लाम को रातों रात हीरो बनाने का क्रेडिट जाता है फ्रंट लाइन डिफेंडर नाम की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, जिसने नाहिद इस्लाम को
ह्यूमन राइट्स डिफेंडर के नाम से मार्केट किया। इस वेबसाइट में आप डोनर सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे फूड फाउंडेशन इनको फंड करती है। नाहिद के केस में ये देखोगे कि ये पहले से ही प्लांटेड था, क्योंकि अमेरिका कभी ये नहीं चाहता कि उसका नाम आए। वो अपने यूएस को प्रो यूएस बनाने के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है। अमेरिका तो यही चाहता है कि सारे देश उसके गुलाम बने, सारे देश कर्जदार हो जाए, और यूएस से हाइड रह के बांग्लादेश को भी फंडिंग करता है। नेक्स्ट फंडिंग सोर्स ब्रेक यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का एक ही गोल है, एक ही एजेंडा है कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार को गिराना। इस दंगे में इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। इस यूनिवर्सिटी को भी यूएस गवर्नमेंट से फंडिंग आती है और ये बताया जाता है कि एनजीओ के थ्रू डेवलपमेंट किया जा सके। इससे भी खतरनाक बात यह है दोस्तों कि इस ब्रेक यूनिवर्सिटी को अमेरिका के सोर्स फाउंडेशन ने 83 मिलियन फंड दिया है। यूएस आखिर बांग्लादेश को एनजीओ के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे क्यों फंड दे रहा है, जिसके अंदर कितने एंटी नेशनल कांड होते हैं वो आपको नहीं पता। ये तो आपको पता है, और जॉर्ज सोर्स के बारे में एक फुल डिटेल्स वीडियो आएगा। और ये बंदा इंडिया के मोदी गवर्नमेंट को गिराने में फुल सपोर्ट करता है, इंडिया को भी फंडिंग करता है। ये बंदा इंडिया में मोदी गवर्नमेंट को हटाने के लिए भी 8000 करोड़ का इन्वेस्ट कर चुका है, और ये डायरेक्ट बताता है कि मोदी सरकार को हटाना। इंडिया के अंदर किसी भी हाल में इंडियन गवर्नमेंट को हटाकर प्रो यूएस बनाने की फुल कोशिश कर रहा है, और ऐसी गवर्नमेंट बनाना चाहता है कि यूएस के लिए सारे देश गुलाम बन जाए, यूएस के लिए सारे देश बिक जाए। अगर आप चाहते हो इस टॉपिक के अंदर फुल डिटेल्स वीडियो लेके आऊं तो कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक बात याद रखना, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है, कोई भी पॉलिटिकल मुद्दे को ऐड मत कर देना। मैं भी यही चाहता हूँ बांग्लादेश की स्थिति एक नॉर्मल स्थिति हो जाए और वहां पे भी शांति से लोग जिए, शांति बनाए रखें।